हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन्स। चलिए आज की जो क्लास है शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। तो ये केमिकल काइनेटिक्स है क्या? जनरली ये जो काइनेटिक्स वर्ड है, काइनेटिक्स, ये जो है ग्रीक का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है काइनेसिस, जिसका मतलब होता है गतिशीलता। तो जनरली यहाँ पर जो है हम केमिकल काइनेटिक्स में गति की बात करने वाले हैं। तो किसकी गति? ठीक है, किसकी गति? तो केमिकल काइनेटिक्स एक रसायन की शाखा है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। रासायनिक बल गति की, भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा जो है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, वही शाखा कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरुआत करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डाल लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम ROR भी बोल देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? किसी रिएक्शन का रेट, किसी रिएक्शन का रेट, कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। ठीक है, जनरल भाषा में हम समझें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कोई रिएक्शन कितने रेट से हो रहा है या कितनी स्पीड से हो रहा है। ठीक है, कोई अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रहा है, यही कहलाता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन। लिख सकते हैं इसको हम चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन concentration of reactant and product with respect of the time, with respect of the time। समय के साथ चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन होगा। किसके सांद्रता में परिवर्तन होगा? अभिकारक और उत्पाद के। तो समय के साथ अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन वही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। समय के साथ, ठीक है, समय के साथ अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन वही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो एक अभिक्रिया है A प्लस B, इससे बन रहा है C प्लस D। तो यहाँ पर A प्लस B क्या है? रिएक्टेंट है, अभिकारक है। C प्लस D क्या है? प्रोडक्ट है, उत्पाद है ये। ठीक है, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो हम जानते हैं जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा अभिकारक की मात्रा कम होते जाएगी और उत्पाद की मात्रा जो है बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा अभिकारक की मात्रा कम होते जाएगी और उत्पाद की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं समय बीतने के साथ साथ
अभिकारक की सांद्रता कम होते जाती है और उत्पाद की सांद्रता जो है बढ़ते जाती है। सांद्रता में यही परिवर्तन ही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग है, तो क्या सभी अभिक्रियाओं को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना जरूरी है या हमारे लिए फायदेमंद है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ROR विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए। तो सबसे पहला देखते हैं हम वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन हिंदी में बोले तो तीव्र अभिक्रिया। वेरी फास्ट रिएक्शन ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से संपन्न होती हैं, जिसके संपन्न होने में 1 पिकोसेकंड से भी कम का समय लगता है। ठीक है, जिसको संपन्न होने में 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -12 सेकेंड, अर्थात 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है। 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है। ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया, बहुत तेजी से होती हैं। ठीक है, बहुत तेजी से 1 पिकोसेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। जैसे है जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो जो है तीव्र अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl प्लस AgNO3, इससे बनेगा यहाँ पर AgCl का अवक्षेप प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NaCl जो है Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में है, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस और NO3 के फॉर्म में है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, विपरीत आयनों में यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। विपरीत आयनों में यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और वहाँ पर बना लेंगे AgCl और NaNO3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, न कोई बंध टूटा न नया कोई बंध बना। ठीक है, आयनिक अभिक्रियाओं में होता क्या है, न कोई बंध टूटता है न कोई नया बंध बनता है। पुराने बंध टूट नहीं रहे हैं, नए बंध बन नहीं रहे हैं, इसीलिए ये जो रिएक्शन है बहुत तेजी से संपन्न हो जाती है। इसीलिए जो रिएक्शन है बहुत तेजी से संपन्न हो जाती है। इसके प्लस में और इसके माइनस में अट्रैक्शन हो जाते हैं, इसके प्लस और इसके माइनस में अट्रैक्शन हो जाते हैं। अब आपको पता ही है अलग अलग जो चार्ज रहता है उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। Na प्लस और Cl माइनस के बीच अट्रैक्शन है, वेरी गुड। Ag प्लस और NO3 माइनस के बीच अट्रैक्शन है, वेरी गुड। लेकिन ये जो है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, तो इसके माइनस से इसके प्लस को अट्रैक्शन हो जाते हैं और इसके प्लस से इसके माइनस को अट्रैक्शन हो जाते हैं। अट्रैक्शन हो जाते हैं, ये अपनी जगह से मूव कर जाते हैं और यहाँ पर क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अर्थात यहाँ पर पुराना बंध टूट भी नहीं रहा है और नया बंध बन भी नहीं रहा है। जो बंध है वही है, आयनिक बंध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया बहुत तेजी से संपन्न हो जा रहा है, इसी को बोलेंगे तीव्र अभिक्रिया। अब क्या है, ये अभिक्रियाएं इतनी तेजी से संपन्न होती हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन साधारण विधियों के द्वारा हम ज्ञात नहीं कर सकते। सिंपल मेथड के द्वारा इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज्ञात नहीं कर सकते। तो यही है वेरी फास्ट रिएक्शन, नोट करेंगे। चलिए, तो ये जो तीव्र अभिक्रियाएं हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन साधारण विधियों के द्वारा ज्ञात हम नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन या जिसको हम बोलते हैं मंद अभिक्रियाएं। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसको पूरा होने में कई महीनों कई वर्षों का समय लग जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं मंद अभिक्रिया। जैसे लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे का जंग लगना, अब हमारे पास लोहे की कोई वस्तु है, ठीक है, लोहे की कोई नई वस्तु है, तो
क्या अगले दिन उसमें जंग लग सकता है? नहीं लग सकता। उसके लगने में कई महीनों कई वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं मंद अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पूरा होने में कई महीनों कई वर्षों का समय लग जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं मंद अभिक्रियाएं। तो ये अभिक्रियाएं इतनी धीमे धीमे गति से संपन्न होती हैं, इतना धीरे धीरे गति से संपन्न होता है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करना हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, मतलब का नहीं है, उपयोगी नहीं है, नॉट यूजफुल। ठीक है, हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। इतनी धीमी गति से संपन्न हो रहा है ये रिएक्शन कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात क्यों करें हम? ठीक है, उपयोगी नहीं है, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है हमारे लिए। इसीलिए जो मंद अभिक्रियाएं हैं, ऐसी अभिक्रियाओं का रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करना हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अर्थात तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात नहीं कर सकते या ज्ञात करना हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो देखते हैं यहां पर तीसरी प्रकार की अभिक्रिया, तीसरी प्रकार की अभिक्रिया, और वो है मॉडरेट रिएक्शन। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया वो है मॉडरेट रिएक्शन, या हिंदी में बोल सकते हैं इसको हम मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं न तो बहुत तेजी से संपन्न होती हैं, न बहुत धीमी गति से संपन्न होती हैं, मध्यम गति से संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं मध्यम अभिक्रियाएं। न बहुत तेज न बहुत धीरे धीरे, ये मीडियम गति से संपन्न होती हैं। ठीक है, मध्यम गति से संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं मध्यम अभिक्रिया। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हैं इसके उदाहरण हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं N2 प्लस थ्राइस H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3। ठीक है, ये प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? हेबर प्रोसेस है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? हेबर प्रोसेस है। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ तो रिवर्सिबल का चिन्ह लगते हैं, फिलहाल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, पता है भाई, पता है कि यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, पर नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। उसी प्रकार से यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभिकारक के जो बॉन्ड हैं वो यहाँ पर क्या होंगे? टूटेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट के जो नए बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे? बनेंगे। ठीक है, तो पुराने बंध के टूटने और नए बंध के बनने में कुछ निश्चित समय लगेगा, एक फिक्स टाइम लगेगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वहां पर क्या होता था? तीव्र अभिक्रियाओं में क्या होता था? न बंध टूटता था न बंध बनता था, बहुत ही तेजी गति से संपन्न हो जाता था। इसीलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम ज्ञात नहीं कर सकते या साधारण विधियों के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। मंद अभिक्रियाओं में क्या होता था? मंद अभिक्रियाओं में वो जो रिएक्शन है कई वर्षों में संपन्न होता था, तो हमारे लिए उसका कोई जो है भौतिक महत्व नहीं है, औद्योगिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यहाँ पर मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है? पुराने बंध के टूटने और नए बंध के बनने में एक फिक्स समय लगेगा, एक निश्चित समय लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और कुछ समय के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक नए प्रकार का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसके लिए एक निश्चित समय लगेगा, वही कहलाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब 3 प्रकार की अभिक्रियाएं देख लिए।
ठीक है, कौन कौन सी अभिक्रिया? पहला है तीव्र अभिक्रिया, दूसरा है मंद अभिक्रिया और तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। तो वास्तव में ये जो केमिकल काइनेटिक्स है वो मॉडरेट रिएक्शन के लिए है, मध्यम अभिक्रियाओं के लिए ही जो है केमिकल काइनेटिक्स है, और मध्यम अभिक्रियाओं के अभिक्रिया के दर के बारे में ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी तक तो ये बस परिभाषा था कि समय के साथ अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन वही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। वाकई जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमको पता चलेगा इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले से। चलिए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना कैसे लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, चलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं पहले। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जाम्पल है 2A धन 3B इक्वल टू 4C। यहाँ पर एक जो है अभिक्रिया दे दिया गया है, इसका हमको लिखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे लिखेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा? -1/2 डेल ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी इक्वल टू -1/3 डेल बी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी इक्वल टू +1/4 डेल सी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर किसी का भी कंसंट्रेशन निकालना है तो उसको एक कोष्टक में बंद करते हैं। जैसे ए का कंसंट्रेशन मतलब ए को ऐसे कोष्टक में बंद कर देंगे। बी का कंसंट्रेशन मतलब बी को कोष्टक में बंद कर देंगे। सी का कंसंट्रेशन मतलब सी का कोष्टक में बंद कर देंगे। और सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है इसीलिए यहाँ पर सामने में क्या लगाएंगे? डेल का चिन्ह लगाएंगे। सामने में क्या लगाएंगे? डेल का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पर जो है ये कैसे आया, तो यहाँ पर देखते हैं। ये जो सामने में जो रहता है, ये जैसे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। ठीक है, तो सांद्रता परिवर्तन को उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से जो है भाग दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे डेल ए भाग दे दिए हैं 2 से, ऊपर में 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1/2, जैसे यहाँ पर 2 है तो क्या होगा? 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो क्या हो जाएगा? 1/4। अब यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह दिख रहा होगा, माइनस और ये प्लस। देखिए ए और बी यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट है। सी क्या है? यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ए के सामने में माइनस और बी के सबसे सामने में माइनस लगा हुआ है। तो क्यों लगा हुआ है? हम जानते हैं समय बीतने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो ये जो माइनस चिन्ह ये बताता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो प्लस चिन्ह, घट रही है अभिकारक की सांद्रता तो माइनस चिन्ह। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3x + y इक्वल टू 2z। चलिए इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं इसको? -1/3 डेल x की कंसंट्रेशन कोष्टक में बंद डेल टी टाइम में x की सांद्रता में परिवर्तन इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है सामने में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, तो क्या लिख सकते हैं? -1/1 डेल y का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सामने में क्या है? 2 है और ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 2 है तो 1/2
डेल Z का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। ये इसका होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी कंसंट्रेशन रहेगा उसको जो है उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से क्या कर देना है, भाग दे देना है। अभिकारक होंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाती है, घटते जाती है, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ते जाती है। तो जो जितने भी अभिकारक होंगे सबके रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस चिन्ह लगेगा, और जितने भी प्रोडक्ट होंगे सब में जो है प्लस। चलिए अब जो है दो और नए टर्म्स इसमें आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टर्म्स है वो है रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस। हिंदी में बोले तो उत्पन्न होने की दर, उत्पन्न होने की दर। ठीक है, तो उत्पन्न होता कौन है, उत्पन्न होता कौन है, प्रोडक्ट। उत्पन्न होता कौन है, प्रोडक्ट। और दूसरा है टर्म्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ROD, रॉड, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अर्थात इसको बोल सकते हैं अपन विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर। विलुप्त होता कौन है, विलुप्त होता कौन है, रिएक्टेंट। उत्पन्न कौन होता है, प्रोडक्ट। उत्पन्न होता कौन है, प्रोडक्ट। अब एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल दे दिया 2a धन 3b इक्वल टू 4c, 2a धन 3b इक्वल टू 4c। अब यहां पर पूछ दिया आपको रेट ऑफ अपीयरेंस लिखिए। ठीक है, किसका, C का। रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है C का, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इक्वल टू डेल C का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। जब भी यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का उसका कोसों तक कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं करना है जैसे वहां पर करते थे। और एक बात, यहां पर प्लस या माइनस का चिन्ह भी हमको नहीं लगाना है। ठीक है, लगा सकते हैं, कई बुक में जो है दिया रहता है, क्योंकि हम जानते हैं उत्पन्न कौन हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट हो रहा है तो समय के साथ इसकी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। चाहेंगे तो प्लस लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट है। अपीयरेंस में हमेशा कौन रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि आपको पूछ दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रॉड किसका निकालना है, ए का निकालिए, ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, डेल ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। ठीक है, क्योंकि डिसअपियर कौन होता है, विलुप्त कौन होता है, रिएक्टेंट होता है। और जानते हैं समय के साथ इसकी सांद्रता क्या होती जाती है, घटते जाती है। तो चाहेंगे तो हम माइनस लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यही है दो नए टर्म्स, रेट ऑफ अपीयरेंस, उत्पन्न होने की दर। उत्पन्न होता कौन है, प्रोडक्ट होता है, तो वहां पर क्या करना है, कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। ठीक है, प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ये हमेशा प्लस होता है। प्लस और माइनस का चिन्ह केवल ये बताते हैं कि समय के साथ इसकी सांद्रता बढ़ रही है अथवा घट रही है। चलिए नोट करेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट किसके साथ, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, वही क्या कहलाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन की इकाई क्या होती है, कंसंट्रेशन की इकाई होती है मोल पर लीटर, समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ पर यदि लिखें तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। यदि कोई गैसीय अभिक्रिया हो रहा हो, ठीक है, तो यदि कोई गैसियस रिएक्शन हो रहा हो, गैसियस रिएक्शन हो रहा हो तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट। अब गैस का जो है इकाई क्या मांगते हैं, गैस का संदर्भ किस में मापते हैं हम, आंशिक दाब में मापते हैं। तो मोल पर लीटर की जगह क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है हमको बनाने हैं। जैसे है यहाँ पर पहला N2 प्लस थ्राइस H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3। इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका, माइनस 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 डेल N2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T इक्वल टू माइनस 1/3 डेल H2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T इक्वल टू प्लस 1/2 डेल NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। क्लियर है। यदि यहां पर आपको पूछ दिया जाए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, डेल NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, जानते हैं, तो प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, यदि पूछ दिया यहाँ आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, तो यहाँ पर डेल N2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए है, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। बनाइए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए और यहाँ पर बनाइए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस 1/1 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो माइनस डेल H2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T इक्वल टू माइनस I2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T इक्वल टू प्लस 1/2 HI का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। एक लास्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। (4NH3 plus 5O2) 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। इसका जो है खुद से ट्राई करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, जो भी आंसर है इसको जो है नीचे कमेंट कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द
वेरी बेस्ट।